नमस्कार। मैं भारती रंजन कुमारी दरभंगा बिहार से आज आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचारों को रखने के लिए। और वो मुद्दा है महिलाओं बेटियों के लिए जो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हम पुलिस प्रशासन समाज सबसे उम्मीद तो लगा सकते हैं, सरकार से उम्मीद तो लगा सकते हैं, मगर हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि वो सरकार, वो प्रशासन, वो समाज, वो पुलिस मेरी बेटी की इज्जत को बचा सकता है, उसके जान को बचा सकता है, उसे उस दर्द को भुगतने से बचा सकता है जो वो पूरे जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। और वैसे दर्द का नाम है बलात्कार। हमारे आस पास किस तरह के लोग रहते हैं, किसके मन में क्या छुपा हुआ है, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। और दुर्घटना हो जाने के बाद, दुर्घटना के होने के बाद हम किसी भी तरह से अपने उस खोए हुए सम्मान को वापस नहीं ला सकते हैं। आज भी हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो हर तरफ से महिलाओं को, बेटियों को ही दोषी मानते हैं, चाहे वो बलात्कार ही क्यों ना हो, चाहे उनकी हत्या ही क्यों नहीं हो जाए। आज हम इस मुद्दे पर विचार रखेंगे और मैं एक बेटी, एक बहन होकर सभी महिलाओं से ये प्रार्थना करूंगी कि सोच विचार करें और एक बार विश्लेषण करें। जो मैं बताने जा रही हूँ, जो मैं विचार आप सबों के समक्ष रखने जा रही हूँ, उसका विश्लेषण करें कि क्या ये सही है और क्या ऐसा होना चाहिए। कुछ पंक्तियां हैं, कहते हैं कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। वो महाभारत का दौर था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और श्री कृष्ण उसके चीर की रक्षा के लिए आए थे। अब नहीं होता है। अब अगर एक दुशासन अगर चीर खींच रहा हो तो उसके जगह पर लाखों दुशासन खड़े हो जाते हैं चीरहरण के लिए, कोई बचाने वाला नहीं होता है। पुलिस पैसे खाकर बैठ जाती है, प्रशासन आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ, और उस बेटी को दर्द के और आग में ढकेलती चली जाती है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम पुलिस, कोर्ट, प्रशासन के चक्कर काटते रह जाते हैं। मेरी बेटी मरती रहती है, मेरी बेटी उस दर्द को भुगतती रहती है। न जाने कितनी निर्भया प्रतिदिन कितनी निर्भया के साथ बलात्कार होता है और उसे मार दिया जाता है। और हमारा समाज, वो पुलिस, वो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ दोषी किसे मानते हैं, तो अपनी बेटी को दोषी मानते हैं। उस बेटी को दोषी मानते हैं जो कहीं से दोषी नहीं है। वो कहीं से दोषी नहीं है, सिर्फ जागरूकता के अभाव में, असावधानी के कारण और दूसरे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने के कारण वो इस दुर्गति के आग में ढकेल दी जाती है। हम समाज से ये उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, तुम मेरे साथ खड़े हो और मेरे साथ कोर्ट चलो, गवाही दो, कोर्ट चलो, पुलिस के पास चलो, थाना में गवाही दो। कोई नहीं जाता। सभी ये सोचते हैं कि जिसकी बेटी के साथ हुआ है वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे समाज में आज भी जी रहे हैं। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ होता है, मेरी बहन के साथ कुछ होता है, तो वो सज़ा भुगतने के लिए मैं और मेरा परिवार सिर्फ होंगे, मेरे साथ कोई नहीं होगा। पुलिस, मैं काम कर रहा हूँ, प्रशासन, मैं काम कर रहा हूँ, और बिकाऊ मीडिया बिकाऊ है। वो सिर्फ वहाँ बोलेगी जहाँ उसे अपना फ़ायदा दिखाई देता हो। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी महिला से, किसी की इज्जत से, किसी के जान से उसे कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में हमारा क्या दायित्व बनता है? मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, तो हमारा क्या दायित्व बनता है? कुछ सालों तक, कुछ दशकों तक पहले की बात की जाए तो ये घटना रेयर होता था, बहुत कम प्रतिशत इसका बहुत कम था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों में शिक्षा और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये और ज़्यादा हो रहा है। बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन अपना विकराल रूप लेती जा रही हैं और कितनी बेटियों को अपनी इज्जत और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। किसी के शरीर को सिगरेट से दाग दिया जाता है, किसी को बलात्कार करने के बाद जिंदा जला दिया जाता है, किसी का बलात्कार होने के बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, किसी का बलात्कार होने के बाद उसका जीभ काट दिया जाता है, और किसी का बलात्कार होने के बाद उसके पूरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके किसी नदी में फेंक दिया जाता है, किसी मिट्टी में दफना दिया जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमने अपनी बेटी को जन्म दिया था?
आप माता पिता हैं, मैं भी माता पिता हूँ अपनी बेटी के लिए। हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि जिस बेटी को मैंने जन्म दिया है उसे उन दरिंदों से बचने के लिए कुछ सावधानियाँ, कुछ सुझाव उन्हें दें और खुद भी कुछ सावधानियाँ रखें। जागरूक होना जरूरी है, विशेषकर वैसे माता पिता के लिए जिनकी बेटी मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। वो बेटी जो सही से बोल नहीं सकती है, वो बेटी जो सही से देख नहीं सकती और वो बेटी जो सही से चल नहीं सकती है, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो समझ नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ है, उस बेटियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। हम उस बेटी की माँ होने के लिए, उस बेटी के पिता होने के लिए खुद को दोषी मानते हैं क्योंकि वो सही से बोल नहीं सकती, सही से समझ नहीं सकती। और वैसे दरिंदे भी हमारे यहाँ घात लगाए हुए बैठे हैं जो वैसी बेटियों को ढूंढते फिरते हैं। उन्हें न बच्ची से कोई मतलब है, न बुजुर्ग महिला से कोई मतलब है, न अधेड़ महिला से कोई मतलब। उन्हें सिर्फ अपनी हवस बुझानी है और बेटियों के सम्मान के साथ खेलना है, उनके जान के साथ खेलना है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज मर चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस मरी हुई है, क्योंकि हमारा प्रशासन मरा हुआ है, क्योंकि ये दुनिया मरी हुई है। हमें अपनी बेटी को बचाना है। कैसे बचाना है? ये एक माता पिता की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले मैं उस माता पिता के लिए ये सुझाव, ये सलाह देना चाहूँगी कि जिसकी बेटी मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, अगर आपकी बेटी देख नहीं सकती है, अगर आपकी बेटी सुन नहीं सकती, अगर आपकी बेटी बोल नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, उसकी दिमागी हालत और बच्चों की तरह नहीं है, तो उसे पूरी तरह से केयर की ज़रूरत है, आपके देख रेख की पूर्णतः ज़रूरत है। जनरली साधारणतः ऐसा होता है कि जब पिता दफ्तर या काम पर चले जाते हैं, माता अगर वर्किंग लेडी है तो वो भी अपने काम पर चली जाती है। जो वर्किंग लेडी नहीं है तो घर का काम खत्म करने के बाद ज़्यादातर महिलाओं में इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि वो 4-5 महिलाएं एक जगह बैठती हैं, बात करती हैं। उस वक्त अगर ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि मेरी बेटी है, मैंने उसे घर में छोड़ दिया है, मेरा पड़ोसी मेरा हितैषी है, मेरा सामने वाला मेरा हितैषी है, और हम उसके भरोसे में अपने घर की बच्ची को छोड़कर हम किसी दूसरे के यहाँ बैठकर 4-5 घंटे बैठकर टीवी सीरियल की बात कर रहे हैं, साड़ी कपड़े की बात कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि जिस घर में हम बैठे हैं उस घर के ही लोग पता नहीं कैसे हों, वो ये घात लगा कर बैठे हों कि ये महिला कब मेरे यहाँ जाए और मैं इसके घर में जाऊँ, क्योंकि इसकी बेटी नासमझ है, क्योंकि इसकी बेटी बोल नहीं सकती, क्योंकि इसकी बेटी देख नहीं सकती है, क्योंकि इसकी बेटी अपाहिज है और वो शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है कि वो अपराधी को पहचान सकती है, किस अपराधी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, किसने उसकी हत्या की, ये वो बता नहीं सकती है। और इस तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं उस माता पिता के लिए एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप किसी पर भरोसा न करें, क्योंकि आपकी बेटी आपकी इज्जत है और उसे आपके केयर और आपके सुझाव, आपके जागरूक होने की ज़रूरत है, आपके सावधानी की ज़रूरत है। वो बच्ची इस लायक नहीं है कि वो सही गलत समझ सकती है। आप उसे अपने नौकर, अपने नौकरानी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। आप 24 घंटे में जितना अधिक से अधिक समय हो सकता है आप अपनी बेटी के साथ बिताइए। उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़िए, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो बच्ची सही तरह से कुछ नहीं समझ सकती है, वो इस लायक नहीं है कि किसी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया हो तो वो लोगों के सामने बता सकती है या वो उस अपराधी की पहचान कर सकती है। तो वैसे बच्चियों को बचाने की आवश्यकता है। मैं समाज से गुहार लगाती हूँ कि हमारे आसपास अगर इस तरह की बच्ची है तो वो आपकी भी बेटी है और वो आपकी भी बहन है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी सुरक्षा करें। आप ये घात लगाकर नहीं बैठे कि ये बच्ची जो कुछ समझ नहीं सकती है उसके साथ कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। किसी की भी बेटी सबकी होती है। और अब शिक्षा के दौर में, आज के वर्तमान युग में लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। अगर नौकरी की बात हो, व्यवसाय की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना करियर बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि घर में रहने वाली महिलाओं में और बाहर जाने आने वाली महिलाओं में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। महिलाएं महिला होती है। आप घर में हो या बाहर हो, आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। आप अपने दफ्तर या अपने ऑफिस या कहीं भी जा रहे हो, अपने कोई आपका दुकान है, कोई आपका ऑफिस है, आप जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कोई आपका पीछा कर रहा हो और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ सावधानियां हैं
जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। हमारा मंजिल एक है, यानी कि हम जिस दिन हमारा एक ही ऑफिस है, एक ही कार्यालय है जहां हम डेली जाते हैं, हमारे जाने आने का रास्ता बदल कर जाना चाहिए। एक ही रास्ते से एक ही समय आना जाना नहीं करें। हमारे ऑफिस जाने के टाइम में भी कुछ देर का फ़र्क होना चाहिए, या रास्ता बदल कर जाना चाहिए, या फिर हमारे ऑफिस से आने का समय में भी बदलाव होना चाहिए। हम एक ही समय में ना जाएं, एक ही समय में ना आएँ, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पीछे घात लगा कर बैठा हो, जो हमें फॉलो कर रहा हो, जो हर एक सूचना इकट्ठा कर रहा हो, उसे ये जानने का मौका ना मिले कि हम किस समय सही समय पर जाते हैं और किस सही समय पर वापस आते हैं। अगर आपने कोई गाड़ी रिजर्व कर रखा हो, पर्सनली कोई रिक्शा वाला है, कोई टेम्पो वाला है, तो हर समय पर 2, 4, 6 महीने पर आप अपने टेम्पो वाले को, रिक्शे वाले को, अगर आपको उसका व्यवहार थोड़ा भी संदिग्ध लगता है तो आप उसे बदल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से ये मेरा बहुत विश्वसनीय है तो उसे रखना ही है। अगर उसके व्यवहार में आपको थोड़ी भी संदिग्ध स्थिति लगती हो तो आप उसे बदल सकते हैं। और कभी भी सुनसान रास्ते से होकर ना जाएं। कोई भी रास्ता हो, बहुत शॉर्टकट है फिर भी सुनसान है, आप उधर से होकर ना जाएं। आप अगर कार से जाते हैं तो कहीं भी उतरते समय ये पूरी कोशिश करें कि मेरे कार को अच्छे से लॉक कर दी, दरवाज़ा लॉक रहे ताकि कोई खोल ना सके। अगर आप 2 पहिए वाहन से जाती हैं, अपने वाहन को कहीं भी ऐसी जगह पर ना लगाएं जो आपका प्रतिदिन वहीं लगता हो, ताकि वो आने जाने वाले किसी भी गलत अपराधी किस्म के व्यक्ति के लिए वो एक ठिकाना हो जाए कि ये इस जगह गाड़ी लगता है और मैडम यहाँ से उतरकर वहाँ जाती हैं और वहाँ से फिर वापस लौटकर इतने बजे यहाँ से यहाँ आती हैं। ये किसी के भी जानकारी में नहीं होना चाहिए। आपको अपना समय, अपने गाड़ी रखने का जगह, अपने आने जाने का रास्ता हमेशा बदलते रहना चाहिए। चौथी बात ये है कि कोशिश करें कि अंधेरे में, कुछ लोग मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे निकलते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि मॉर्निंग या इवनिंग वॉक सुबह 3 बजे 4 बजे अंधेरे में निकल जाती हैं, शाम को अंधेरा होने के बाद निकलती हैं। ऐसा कभी नहीं करें। आप मॉर्निंग वॉक पे तभी जाएं जब थोड़ा उजाला हो जाए, आप इवनिंग वॉक पे तभी जाएं जब उजाला रहे। आप अंधेरे में कभी न जाएं। हो सकता है कि कुछ लोग आपके उस अंधेरे का फ़ायदा उठा लें। आपको अपने सम्मान और अपनी जान दोनों से हाथ धोना पड़े, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। और कभी भी आप जो स्टाफ आपके यहाँ काम करते हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र रखें कि उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है। आप एक महिला हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही आपके साथ बहुत बड़े हादसे को बुलावा दे सकती है। इसलिए इस हादसे को होने से रोकें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें। हम किसी भी बाहरी लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय अब बदल रहा है, रिश्तों की मर्यादा खोती जा रही है, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। 5 रुपया 10 रुपया के लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां ज़मीनी विवाद है, ज़मीन का झगड़ा है, घर का झगड़ा है, खेत का झगड़ा है, पेड़ का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है, और उसका बदला किससे लिया जाता है? तो उस घर की बेटी से लिया जाता है, उस घर की बहू से लिया जाता है, उस घर की महिला से लिया जाता है। ये है हमारे समाज का पुरुषार्थ। जो लोग कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, वो नामर्द से भी बदतर है, क्योंकि वो एक पुरुष के झगड़े को महिला के ऊपर उतार रहे हैं। ज़्यादातर पुरुषों के बीच जब झगड़े होते हैं तो वहाँ गाली किसे दिया जाता है? उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी बेटी को। ये है हमारा समाज। हम इस समाज में जी रहे हैं, फिर हम किससे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे दुख में, मुसीबत में वो हमारे साथ आएंगे? ये संभव ही नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। वो बेटियां जो पढ़ रही हैं, जो कोचिंग जाती हैं, अपने इंस्टीट्यूट जाती हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप जिस माहौल में रहते हैं, आप जिस परिवेश में रहते हैं, आपका कपड़ा, आपका मेकअप उस माहौल के अनुरूप होना चाहिए। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं
तो आपका माहौल वही वह वैसा है तो आप उसी तरह के कपड़े पहनें। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं, जिस माहौल में है आप उस माहौल का कपड़ा पहनें। आपका फैशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने में कोई भी लड़का हो, कोई भी पुरुष हो, उसके नज़र से उनमें ये लगे कि इसके साथ कुछ किया जा सकता है। अपना बचाव खुद करना है। जब हम कोचिंग के लिए जाते हैं, जब हम ऑफिस के लिए जाते हैं, हमारे आसपास सिर्फ पुरुष ही होते हैं, महिलाएं कम होती है। आज भी महिलाओं का रेशियो पुरुषों की अपेक्षा बराबर नहीं है। हम किसी मीटिंग में भी जाते हैं, अगर 10 पुरुष हैं तो 4 या 5 महिलाएं होती हैं। ऐसा यदा कदा ही देखा जाता है जहां महिला पुरुष बराबर की संख्या में होते हैं। तो जब पुरुषों के बीच हम बैठ रहे हैं, पुरुषों के बीच हमारा उठना बैठना है, उनके बीच हमारा काम करना है, तो अपना कपड़ा, अपने उठने बैठने का तरीका, अपने बोलने का तरीका शालीन होना चाहिए। आपके बात व्यवहार कपड़े से, आपके मेकअप से कभी भी ये शालीनता से बाहर या ऐसा नहीं लगे कि ये अमर्यादित है। हो सकता है सामने वाला इसका फ़ायदा उठा ले। कभी दफ्तर में, कभी बाहर, कहीं भी आपके साथ कुछ भी गलत घटना हो सकती है। खुद जागरूक रहें, खुद सावधान रहें। जीवन जीने के लिए है, न कि किसी के हाथों कठपुतली बनकर अब मेरे साथ गलत हो जाए और मैं पूरे जीवन उस दर्द में, उस अंधकार में जीती रहूं, रोती रहूं। हत्या, बलात्कार के बाद हत्या, उस माँ बाप से जाकर पूछिए जिसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। पहले बलात्कार हुआ, फिर मार दिया गया, फिर जला दिया गया। उस माँ बाप से पूछिए जिसकी बेटी, जिसकी छोटी छोटी बच्चियों को आँख फोड़ दिया गया, जीभ काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया, सर काट दिया गया। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई समाज, कोई परिवार, कोई रिश्ता नाता उसके लिए नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम आज भी अपने समक्ष देखते हैं। मैं विशेषकर उन महिलाओं के लिए, उन माताओं के लिए ये कहूँगी कि एक बेटी की जिम्मेदारी एक माँ की जिम्मेदारी होती है। आप अपने बच्ची पर नज़र रखिए, क्योंकि वो कच्चे मिट्टी का घड़ा है। अभी कम उम्र की बच्चियाँ कच्चे मिट्टी की तरह होती है। आप उसे जैसा आकार देंगी वो वैसा ही बनेगी। बच्ची नहीं समझ पाती है कि बाहर उनके साथ क्या हो रहा है, किसका व्यवहार कैसा है, किसके मन में क्या चल रहा है। विशेषकर बच्चियों से ये पूछें कि बाहर उनके साथ क्या हुआ। उनसे प्रतिदिन का ब्यौरा जरूर लें, ताकि आपको भी ये समझ में आ सके कि बच्ची सुरक्षित है, सही जगह पर है। अगर वो कोचिंग जा रही है तो उसके कोचिंग के सर का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, उसके जो दोस्त हैं उसका व्यवहार उसके प्रति कैसा है। तो इस तरह से बच्ची के साथ में, उसके सर्कल में जितने लोग हैं उसकी जानकारी लेते रहें। और जो बच्चियां मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज हैं, उस माता पिता की तो जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ जाती है कि वो अपनी बेटी को कैसे सुरक्षित रखे। एक माँ होने के नाते वैसी बच्चियां जो मानसिक और शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं, एक माँ की ये पूरी तरह ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में है। आपकी बेटी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, आपको ही उसकी सुरक्षा करनी होगी। आप जागरूक रहिए, आप सावधान रहिए, आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। मैं जाते जाते यही कहूँगी, अंतिम निष्कर्ष यही दूंगी कि एक माँ, एक बेटी, एक बहन, हर रिश्ते से जो भी महिला है वो महिला है। और एक दूसरे का मदद करके ही, एक दूसरे का सहयोग करके ही, एक दूसरे को जागरूक करके ही, एक दूसरे को सावधानी सिखाकर ही हम सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं, हम सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। हम ये ईगो, ये घमंड लेकर नहीं चल सकते हैं कि पुलिस मेरे साथ है, प्रशासन मेरे साथ है, मीडिया मेरे साथ है, मैं महिला हूँ, मैं हर जगह सर्वश्रेष्ठ हूँ। सिर्फ कहने की बात है, कागजी बातें हैं। आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां महिला के साथ बलात्कार होता है, एक बार में 10 लोग करते हैं और सारा का सारा समाज चुप रहता है, कोई कुछ नहीं कहता। लोग यही सोचते हैं कि जिसकी बेटी गई वो समझे, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम उस पुलिस के आसपास में आज भी रह रहे हैं जो पैसे पर बिकती है।
हम उस मीडिया के आसपास आज भी रह रहे हैं जो पैसे पर बिकती है। हम उस प्रशासन के साथ आज भी जी रहे हैं जो सिर्फ नोटों से और लोगों की भावनाओं से खेलती है। उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए अपनी सावधानी अपने हाथ। ये समाज, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये मीडिया तभी हमारे साथ है जब हम सक्षम हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जब हम खड़े हैं अपने आत्मसम्मान में, अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, एक नए समाज के पुनर्गठन के लिए। तो ये सब हमारे साथ आ सकते हैं, आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, बट आ सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अपने मानसिक और शारीरिक तौर पर अस्वस्थ बच्ची की सुरक्षा एक माँ की जिम्मेदारी। और वैसी बेटियां, वैसी बच्चियां जो कामकाजी हैं, जो पढ़ने जाती हैं, अपनी सावधानी अपने हाथ। अपनी और एक माँ के लिए अपनी बेटी, दोनों ही तरह की, जो बेटी बिल्कुल सही सलामत है और जो बेटी अस्वस्थ है मानसिक और शारीरिक तौर पर, दोनों के लिए ही एक माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं जाते जाते यही कहूँगी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। पुलिस, प्रशासन और मीडिया सब बाद में, पहले एक माँ, फिर एक बेटी और फिर सारे लोग। धन्यवाद।